हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि यदि कोई भवन हो तो उस भवन का प्राक्कलन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा तथा भवन के प्राक्कलन तैयार करने की विधियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भवन में मदों के प्रकार। भवन में मदों के प्रकार। यदि किसी भवन का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा हो तो इस भवन में मुख्य रूप से कौन कौन से मद होंगे और उन मदों का मापन किस में किया जा सकता है। वैसे अगर कहा जाए तो जो भवन होते हैं हमारे भवनों को आमतौर पर दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला हमारा होता है आवासीय भवन, दूसरा होता है आवासीय भवन। यानी कुछ भवन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें जो भवन व्यक्तियों के रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है और कुछ भवन ऐसे बनाए जाते हैं जो कि किसी कार्य के लिए सिर्फ प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जो भी भवन बनाए जाते हैं वह भवन हमारा एक मंजिले से लेकर के गगनचुंबी तक हो सकता है। यानी एक मंजिले से लेकर के 10 मंजिल, 20 मंजिल या इससे अधिक के हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भवन का प्राक्कलन हमको तैयार करना होगा उस भवन में बेसमेंट भी हो सकते हैं। तो इनमें अगर मदों की बात किया जाए तो जो हमारे छोटे भवन होते हैं उन भवनों में जो मदों की संख्या होती है, इन मदों की संख्या 25 से लेकर के 30 मदों तक हो जाती है। लेकिन वहीं पे बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, बड़े भवन बनाए जाते हैं, गगनचुंबी इमारतें, तो वहाँ पे इन मदों की संख्या बढ़ करके 50 प्लस तक हो जाते हैं। अब इसमें से जब हम इन मदों की गणना करते हैं तो जो भी इसका ड्राइंग दिया गया होगा, ड्राइंग में हमारे प्लान, क्रॉस सेक्शन या फाउंडेशन जो भी दिया गया होगा उसके अनुसार निचले सिरे से एक एक मद की गणना करते हुए हम शीर्ष तक या कह सकते हैं मुंडेर तक कर लेते हैं। लेकिन जब इनका परिमाण ज्ञात किया जाता है, इनकी मात्रा ज्ञात की जाती है, तो एक प्रकार के कार्य उसमें अगर कई स्थानों पे किए जाते हैं तो उन सबको आपस में जोड़ लिया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि जो हमारा दीवार है, दीवार पे ईंट चिनाई किया गया, कोई एक भवन था, उस भवन में ईंट चिनाई किया गया कुर्सी तल से ऊपर और स्लैब यानी छत से नीचे, तो वहां पे हमारे दीवार में ईंट की मात्रा का निर्धारण कर लिया गया। लेकिन फिर क्या होगा, जब छत बन जाएगा, छत के ऊपर यदि मुंडेर बनाए जाते हैं, पैरापेट वाल बनाए जाते हैं, तो वहां पे भी दीवार होगी और ईंट चिनाई वहां पे भी होगा। अगर इनकी भी मात्रा ज्ञात की जाती है तो जो परिणाम ज्ञात किए जाएंगे, परिमाण जो भी ज्ञात किए जाएंगे, उनमें एक ही प्रकार के जो भी कार्य होंगे उनको आपस में जोड़ लिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ मुख्य मदों के नाम जो कि इसके अंतर्गत, यानी भवन का जब हम प्राक्कलन तैयार करेंगे तो उनमें इन मदों की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले जो मद होगा हमारा वह मृदा खुदाई कार्य किया जाएगा। अब मृदा खुदाई के अंतर्गत कह सकते हैं कि ड्रेसिंग करना हो या भूमि सतह का समतलन करना हो, खुदाई करना हो, या फिर कह सकते हैं मृदा का भराव करना हो। यह हमारा मृदा कार्य के अंतर्गत आएगा। यानी मृदा खुदाई करना हो, मृदा का भराव करना हो या सतह का समतलन जिसको ड्रेसिंग कहा जाता है वह कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अगर आएंगे तो नींव जो हमारा होगा, नींव में कंक्रीट कार्य किया जाता है। कंक्रीट कार्य कितनी मात्रा में की गई इसकी मात्रा का निर्धारण करेंगे। अब कंक्रीट कार्य जो हमारा होगा
वह परवलित सीमेंट कंक्रीट हो सकता है, सादा सीमेंट कंक्रीट या चूना सीमेंट कंक्रीट, कोई भी कंक्रीट कार्य किया गया हो उसकी मात्रा का निर्धारण करेंगे। इसके बाद न्यू में ईंट चिनाई कार्य को ज्ञात किया जाएगा। इसके बाद डीपीसी कार्य ज्ञात करेंगे। फिर दीवार में ईंट चिनाई कार्य ज्ञात करेंगे। दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, ये लकड़ी के कार्य होंगे। इसके बाद छत, सतह संपूर्ति, सतह संपूर्ति, रंग रोगन, पेंट कार्य, डिस्टेम्पर कार्य। इसके अलावा बिटुमेन कार्य और एक कहा जाए तो ये हमारे एक क्रम से हो गए। इसके अलावा फर्श कार्य किया जाएगा। फर्श के नीचे मृदा भराव या बालू भराव किया गया। फिर फर्श कार्य किया गया। फर्श में कंक्रीट कार्य अगर किया जा रहा है, फर्श की सतह संपूर्ति, सतह संपूर्ति, तो ये सारे कार्य हमारे होंगे जो मुख्य रूप से हमको ज्ञात करने होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कहा जाए प्लास्टर हो गया, प्लास्टर हुआ, टीप कार्य हुआ, और ऐसे हमारे जो सामान्य भवन होंगे ऐसे ही मदों की संख्या 25 प्लस तक की हो गई, जिनका गणना हमको भवन प्राकलन के अंतर्गत करने होंगे। और यदि बात किया जाए, ये तो हमारे मद थे। अगर भवन का प्राकलन हमको करना है तो प्राकलन करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि भवन प्राकलन तैयार करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। भवन प्राकलन की विधियां, भवन प्राकलन की विधियां, अब जिस प्रकार के हमारे भवन होते हैं, भवन के आधार पर सरलता की दृष्टि से जो भी विधि होते हैं उनमें से किसी एक विधि का चुनाव कर लिया जाता है और उस विधि के द्वारा भवन में विभिन्न मदों की मात्रा का गणना कर लिया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा होगा उसको कहा जाता है बाहर से बाहर व अंदर से अंदर विधि। बाहर से बाहर व अंदर से अंदर विधि। दूसरा नाम इसी का है लंबी दीवार व छोटी दीवार। इसको और नामों से जाना जाता है, जिसमें कहा जाता है पृथक दीवार विधि। लंबी दीवार व छोटी दीवार विधि। और एक कहा जाता है PWD विधि। यानी जो ये चार हमारे हैं, ये चारों एक ही हैं, इनके जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। एक हमारा है बाहर से बाहर व अंदर से अंदर विधि। दूसरा है लंबी दीवार व छोटी दीवार विधि। इसके बाद तीसरा हमारा है पृथक दीवार विधि और चौथा है
PWD विधि। इन चारों विधियों का एक ही काम है, यानी विधि हमारा एक ही है, लेकिन इस विधि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको अगर कहा जाए तो आउट टू आउट और इन टू इन मेथड, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, PWD मेथड और यहाँ सेपरेट वाल मेथड, यानी इन विधियों से भी, इन नामों से भी इस विधि को जाना जाता है। अब अगर बात किया जाए कि लंबी वाल हो, छोटी वाल हो, या बाहर से बाहर व अंदर से अंदर विधि को अपनाना हो, तो इसके लिए जो दीवारें होंगी उन दीवारों की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लान लेते हैं। इस प्रकार से एक भवन दिखाया गया है, एक कमरे का एक भवन दिखाया गया। अब यहाँ पे दरवाजे लगा दिए गए, यहाँ पे दिखा दिया गया कि खिड़की है, जो भी इस पे दिखाए गए हैं। तो ये हमारा भवन है। मान लेते हैं कि यह 3x2 मीटर स्क्वायर में है। अब अगर यहाँ पे हमको लंबी दीवार की लंबाई ज्ञात करना है, तो जो हमारा इसमें जिस दीवार की लंबाई बाहर से बाहर ली जाएगी उस दीवार को लंबी दीवार कहेंगे। जैसे अगर कहा जाए तो यहाँ से अंदर की दूरी 3 मीटर दिखाई गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 3.0 मीटर दिखाया जाता है, जबकि यहीं पे दूसरी दीवार की लंबाई को 2.0 मीटर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये तो हमारे माप चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, दोनों जगह पे अंदर का माप ही दिखाया गया है। अब इसमें से जिस दीवार की लंबाई बाहर से बाहर, यानी जैसे बाहर से बाहर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को लेने के लिए कहा जाए, तो जितना मोटाई दीवार की होगी, अगर हम 30 सेंटीमीटर मानते हैं तो 30 सेंटीमीटर दोनों तरफ जुड़ करके ये यहाँ से यहाँ तक 3.6 मीटर हो जाएगा। यानी एक दीवार की लंबाई बाहर से बाहर लेंगे, एक दीवार की लंबाई अंदर से अंदर लेंगे। अब लंबी दीवार किसको कहेंगे? उस दीवार को लंबी दीवार कही जाएगी जिसमें दूरी बाहर से बाहर लिया गया है। अगर यहाँ पे बाहर से बाहर की दूरी लेते तो यह 2.6 हो जाता और यह 3 मीटर रहता। फिर भी हम लंबी दीवार इसी को कहते, यानी जो दूरी बाहर से बाहर ले जाएगी उसको हम कहेंगे लंबी दीवार। जिस दीवार की लंबाई अंदर से अंदर ली जाएगी उसको हम कहेंगे छोटी दीवार। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बाहर से बाहर, यहाँ बाहर से बाहर लिया गया था और दूसरी दीवार की लंबाई जो लेंगे वह अंदर से अंदर लेंगे, इसीलिए इस विधि को अंदर से अंदर व बाहर से बाहर विधि कहा गया। यहाँ पे अगर देखेंगे लंबी दीवार और छोटी दीवार कहा गया, तो जिस दीवार की लंबाई बाहर से बाहर ली जाती है उसको हम कहेंगे लंबी दीवार। जिस दीवार की लंबाई अंदर से अंदर लेंगे उसको कहेंगे छोटी दीवार। यहाँ पे इनको जो भी दीवारें होंगी पृथक पृथक दूरियां उनकी ली जाती है, इसलिए इसको पृथक मेथड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लंबी दीवार होगी इसकी लंबाई को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। लंबी दीवार की लंबाई, तो जो हमारी लंबी दीवार की लंबाई होगी बाहर से बाहर की दूरी यहाँ पे लिखेंगे, बाहर से बाहर की दूरी प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि यह प्लान दिखाया गया है। अगर इसके साथ न्यू को भी दिखाया जाता तो इन दीवारों पे खसके भी होते। तो यहाँ पे लिखेंगे बाहर से बाहर की दूरी प्लस 2 गुणे एक तरफ वन साइड फुटिंग खसका
ये ऐसे ही छोटी दीवार की लंबाई की बात किया जाए, छोटी दीवार की लंबाई, तो यह हमारा होगा अंदर से अंदर की दूरी माइनस 2 गुणे एक तरफ का खसका। तो इन विधियों के द्वारा हम लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार की लंबाई को ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हम इस प्लान पे खसका दिखाते हैं तो लंबी दीवार की जो लंबाई होगी वह बढ़ेगी और जो छोटी दीवार की लंबाई होगी वह घटेगी। जैसे हम यहाँ पे खसके कुछ दिखा करके देख लेते हैं। ये जो माप थे पहले से निर्धारित थे, आपने देखा 3 गुणे 2 मीटर में था। अगर हम यहाँ पे एक खसका अंदर की तरफ 5 सेंटीमीटर का दिखाते हैं और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बाहर की तरफ भी एक खसका दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो लंबी दीवार की लंबाई होगी, तो लंबी दीवार की लंबाई बराबर होती है बाहर से बाहर की दूरी, यानी जो हमारा रूम था इस रूम का बाहर से बाहर की जो दूरी आई थी यह आया था 3.6 मीटर, और छोटी वाली की जो अंदर से अंदर की दूरी आई थी यहाँ से यहाँ तक यह आया था 2.0 मीटर। अब अगर लंबी दीवार की लंबाई हमको ज्ञात करना होगा तो बाहर से बाहर की दूरी 3.6 प्लस 2 गुणे एक तरफ का खसका, यानी 2 क्यों किया गया? क्योंकि इधर भी खसका बढ़ाया गया, इधर भी खसका बढ़ाया गया। अगर ये 5-5 सेंटीमीटर के खसके थे तो 5 इधर बढ़ाया गया, 5 उधर, 10 बढ़ाया गया। 2 गुणे 5 लिखेंगे, एक तरफ 5 ही बढ़ाया गया, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं कि बाहर से बाहर की दूरी 3.6 मीटर प्लस 2 गुणे एक तरफ का खसका की अगर बात किया जाए तो यह हमारा 5 सेंटीमीटर है। इनको जोड़ दिया गया तो ये हमारा आ गया 3.7 मीटर, यानी एक खसका बढ़ाया गया तो लंबी दीवार की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। वैसे यहाँ पे भी अंदर की तरफ 5 का खसका दिया गया है और यहाँ भी 5 का खसका, तो यही 2 मीटर यहाँ लिख लेंगे बाहर से बाहर की दूरी माइनस 2 गुणे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर में लिख लेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यही 10 सेंटीमीटर दूरी इसमें से घट जाएगा, यानी 1.9 मीटर ही रह जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारी लंबी दीवार थी, लंबी दीवार की लंबाई में जितना वृद्धि होगा छोटी दीवार की लंबाई में उतना ही कमी हो जा रहा है। यहाँ 60 से 70 हुआ, 3.6 से 3.7 हुआ, यहाँ 2.0 से 1.9 हुआ, यानी 10 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ा और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को घटाया गया। ऐसे यदि और खसके दिखाते हैं तो ये दूरी और बढ़ेगी लंबी दीवार की और छोटी दीवार की दूरी और घट जाएगी। तो ये था हमारा बाहर से बाहर व अंदर से अंदर या PWD मेथड। ऐसे हम दूसरा एक देखते हैं। दूसरा विधि जो हमारा है उसको कहा जाता है मध्य रेखा विधि। मध्य रेखा विधि, मध्य रेखा विधि, सेंट्रल लाइन मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड में क्या किया जाता है कि जो हमारे भवन होते हैं, अगर भवन के दीवारें जो हैं सेम माप के, यानी जो भी भवन बनाया गया उसकी जितने भी दीवारें हों सभी दीवारें हमारे एक ही माप के हों, या कह सकते हैं कि जो दीवार की मोटाई हो, अगर सभी दीवारें 30 ही सेंटीमीटर की होंगी तो यहाँ पे हम इसकी
दीवार की मध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जब कोई टी जोड़ नहीं बनता है, टी जोड़ कब बनेगा? जैसे अगर यहाँ से एक दीवार और दिखा देते तो यहाँ पे और यहाँ पे टी जोड़ बनता है। अभी इस कोने पे देखेंगे तो इस प्रकार से हो रहा है, ऐसे करके, यानी जो हमारा बन रहा है वह यल बन रहा है। यहाँ पे भी यानी चारों कोने पे यल आकार बन रहा है। तो मध्य रेखा विधि में क्या करते हैं कि जो हमारा भवन होगा, इस भवन के दीवार के मध्य पे लंबाई ज्ञात करते हैं। इसकी भी माप हम वही मानते हैं 3 × 2 मीटर²। तो अगर मध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, मध्य रेखा की लंबाई बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी दीवारें हैं, इन दीवारों के मध्य में एक रेखा ऐसे डॉटेड करके दिखा देते हैं और इस डॉटेड रेखा की लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की डॉटेड रेखा की लंबाई की बात की जाए तो ये अंदर से अंदर की दूरी 3 मीटर हुई। ये 30 का था तो 15 ये हो गया, 30 का ये था तो 15 ये हो गया। यानी इस दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 3.3 मीटर होगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3.3 मीटर हुआ। और ये हुआ कैसे? 3 मीटर की दूरी थी अंदर से अंदर का, प्लस किया गया 15 सेंटीमीटर यहाँ पे, 0.15 प्लस 0.15, ये 15 जो यहाँ पे बढ़ाया गया तो ये 3.3 आ गया। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि ज्ञात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर अंदर से अंदर था, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया जाएगा तो 2.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य रेखा की लंबाई जो होगी 3.3 प्लस इस दीवार की लंबाई हो गई। अगर यहाँ की लंबाई की बात किया जाए तो 2.3 हो जाएगा, प्लस इसकी लंबाई 3.3 प्लस इसकी लंबाई 2.3, ये हमारा टोटल हो जाएगा। 3, 6, 9, 12, 1.2 मीटर हुआ। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 11.2 मीटर इस मध्य रेखा की लंबाई होगी। यदि इसमें खसके बढ़ाए जाते हैं, जो भी हमारा दीवार है, अगर इस दीवार में हम क्या करते हैं, खसके को बढ़ा करके देखते हैं कि जो हमारी मध्य रेखा की लंबाई है इसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं, तो इसके बाहर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक खसका यहाँ पे दिखा देते हैं। तो अंदर की तरफ भी एक खसका दिखा देंगे इस प्रकार से। फिर भी दीवार की जो मध्य रेखा की लंबाई होगी वही होगी, यानी जो हमारा खसका होगा, इस खसका के घटने से या बढ़ने से मध्य रेखा की लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो मध्य रेखा की लंबाई आएगी, मध्य रेखा की लंबाई हमारी वही रह जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा तभी होगा, परिवर्तन नहीं होगा, यानी मध्य रेखा की लंबाई जो आएगी वह फिक्स रहेगी या परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि जो हमारा प्लान होगा, इस प्लान में कोई टी जोड़ नहीं बन रहा। क्योंकि जैसे ही इसमें टी जोड़ बनेगा तो जो दीवार के मध्य रेखा की लंबाई होगी, ये लंबाई हर खसके पे परिवर्तित होगी। इसके बाद ये दूसरा था। तीसरा विधि जो हमारा है इसको कहा जाता है संपारण। संपारण विधि, क्रॉसिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा भवन होता है, इस प्रकार से यदि कोई भवन बना हुआ है और इसकी
लंबाई भी 3 गुणे 2 मीटर स्क्वायर ही है। एक में क्या किया गया, पहले विधि में बाहर से बाहर की दूरी और अंदर से अंदर की दूरी ज्ञात की गई। दूसरे विधि में मध्य रेखा विधि में जो दीवार थी उसके मध्य पे रेखा की लंबाई ज्ञात की गई। तीसरा विधि है समपारण विधि, या इसको कहा जाता है क्रॉस मेथड, क्रॉसिंग मेथड। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो ये हमारे 4 दीवारें हैं, इसमें दीवारों की लंबाई को सीधा सीधा ऐड कर दिया जाएगा। यानी होगा क्या कि यहां से इसको बढ़ा करके और यहां से इसको बढ़ा करके जोड़ दिया जाएगा। यानी एक दीवार हमारी यहाँ पे होगी, सेम इतने ही माप की दीवार यहाँ पे होगी, एक ये होगा, एक ये होगा। अब यहाँ पे जब गणना किया जाएगा तो इस दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। अगर 3 मीटर अंदर से अंदर का है तो 30 गुना 60, 3.6 मीटर होगा। ऐसे इसका भी होगा, और यहाँ अंदर से अंदर जो आएगा ये हमारा 2.0 मीटर आएगा। यानी इसकी लंबाई यही होगी। अब अगर मात्रा ज्ञात करना है तो इस दीवार की चौड़ाई 30 होगी, तो इसमें 30 का गुणा किया गया तो इस दीवार का निकला। 2 का और गुणा करते हैं तो दोनों दीवार का एक साथ निकल गया। यानी इसमें क्या किया गया कि छोटे छोटे बॉक्स बना लिए गए। यानी जो दीवार हमारी सीधी जितने लंबाई में थी उतने लंबाई का एक एक बॉक्स बना लिया गया। यानी इसमें क्या करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे, दूसरे वाले में मध्य रेखा ज्ञात करेंगे, और पहले वाले में हम बाहर से बाहर और अंदर से अंदर की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो ये 3 विधि होंगे जिनसे कि भवनों की प्राकलन की जाएगी। अब इसमें जिस भी विधि से क्वेश्चन को हल करने के लिए कहा जाएगा उस विधि के द्वारा हम हल करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा संपारण विधि होगा, यह संपारण विधि सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। यानी भवन का जो प्राकलन हमको करना है वह प्रथम विधि और दूसरी विधि यानी मध्य रेखा विधि या फिर PWD या कहा जा सकता है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से ही करना है। यानी पहली विधि और दूसरी विधि से ही हमें भवन का प्राकलन करना है। तीसरी विधि सिलेबस में ना होने के कारण इस विधि पे हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन विधियों का प्रयोग करके किसी भी भवन के मदों की गणना किस प्रकार से किया जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।